दोस्तों नमस्कार। इस समय भारत का रुपया अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले भारत की कीमत हो गई है 96 रुपए 86 पैसे। इस स्थिति के अंदर बहुत नई चुनौतियां भारत के सामने खड़ी होने वाली है। एक तरफ गिरता हुआ रुपए और दूसरी तरफ ईरान का युद्ध, जो दोबारा तेल की कीमतों को बढ़ाने में लगा हुआ। इन दोनों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी गंभीर होगा। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करें। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों, जैसा हम आज बात कर रहे हैं कि मोदी जी के सामने 5 बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई और उनका सबसे बड़ा जो आधार है वो है गिरता हुआ रुपया। और जैसा मैंने आपको इस ग्राफ में दिखाया है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय रुपया अपने न्यूनतम स्तर पे पहुंच चुका है। और मेरा अंदाज ये है कि अगर यही स्थिति रही, ऐसा ना हो कि दिवाली आते आते हम 100 रुपए के आसपास पहुंच जाए, और ये बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति हो सकती है। अब इस पे मोदी जी को क्या असर पड़ने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था को संभालना क्यों जरूरी हो रहा है, आज हम इस बात की चर्चा करें। तो सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि इस समय अगर हम ये कहें कि साहब भारत कोई आर्थिक स्थिति की क्राइसिस में है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक चुनौतियां बढ़ेंगी, वैसे वैसे पॉलिटिकल क्राइसिस भी बढ़ेगा। दोनों को रिलेटेड हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी को अब इन 5 जो बड़ी चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, उस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। नहीं तो इसका खामियाजा चुनाव में और बाकी जगह पे देखने को मिल सकता है। अब मुख्य 5 बातें क्या हैं जिन पे हमें फोकस करने की जरूरत। एक तो है गिरता हुआ रुपया, इससे महंगाई पे जो असर होगा। और अभी हमने देखा भारत में यूथ की जो चुनौतियां हैं वो भी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन और हेल्थ केयर के दाम बढ़ रहे हैं और आमदनी नहीं बढ़ रही, ये भी एक चुनौती बनेगी। रूरल इनकम, किसान जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ने से या रुपया गिरने से अगर ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, वहां चुनौतियां आएंगी। और ओवरऑल जो हमने विदेशी मुद्रा में उधार लिया हुआ है, उसकी चुनौतियां भी बहुत बढ़ जाएंगी। ऑलरेडी हम जितना टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, उसका करीब 50% हम सिर्फ ब्याज देने में लगा। इसके मतलब ये है कि आने वाले समय में चुनौतियां और बढ़ेंगी और डेवलपमेंट के लिए फंड और कम होता जाए। अब अगर हम बात करें रुपए की, तो रुपए को देखने के 2 नजरिए। अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी के एडवाइजर्स ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 इज जस्ट ए नंबर। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर 1 रुपए से भारत का अगर 1 रुपया गिरता है तो इससे करीब भारत के ऊपर 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का असर पड़ता है। और भारत के प्रधानमंत्री के जो सलाहकार है वो ये कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब भारत में 70,000 करोड़ की कोई कीमत ही नहीं है। इस बात को अगर हम देखेंगे तो चुनौतियां और गंभीर हो जाती। इसीलिए अगर मान लीजिए रुपया गिरता है तो होगा क्या? होने से ये होगा कि जो हमारा डॉलर है वो और महंगा होगा। जब हम डॉलर महंगे की बात करते हैं तो जो हमारा इंपोर्ट होता है, 85% तो हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं जो इंपोर्ट होता है, और साथ ही साथ खाने का तेल और बाकी कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारा इंपोर्ट बिल ऑन एन एवरेज करीब 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाता है। 1 ट्रिलियन डॉलर का मतलब है कि अगर आप कुछ भी ना करें तब भी 1 लाख डॉलर, 1 लाख करोड़ का असर पड़ता है अगर 1 रुपए का उतार चढ़ाव होता है। इसका मतलब हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और उसमें फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन, इसकी कीमत बढ़ेगी। फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ेगी, जो हमने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि हम बहुत कुछ फर्टिलाइजर भी आयात करते हैं। इससे हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि ईंधन बढ़ेगा तो हर चीज महंगी होगी। उससे कंज्यूमर प्राइस बढ़ेगा और उससे ओवरऑल जो हाउस होल्ड की परचेजिंग पावर है वो गिरेगी। इससे ओवरऑल समाज में स्ट्रेस बिल्ड होगा, और जब परचेजिंग पावर गिरती है
तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आप एसेंशियल कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं और जो डिस्क्रिशनरी है इनकम या जो आपके परचेजेस हैं, आपको नए कपड़े खरीदने हैं या कार खरीदनी है या नई घड़ी खरीदनी है या कहीं आपको सैर सपाटे पे जाना है, वो सब चीजें पीछे चली जाती। इसका मतलब ये है कि जो नॉन एसेंशियल इकोनॉमी है उसकी डिमांड गिरने लगती है और उसका असर फिर भारत के टैक्स कलेक्शन पे होता है, क्योंकि जो नॉन एसेंशियल सेगमेंट है उस पर जनरली ये देखा गया है कि टैक्स जो रेट है वो ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट पड़ने लगता है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जो हमने विदेशी मुद्रा में इस समय उधार लिया हुआ है, हमने मान लीजिए डॉलर में कभी उधार लिया होगा जब डॉलर 50 या 60 या 70 रुपए के आसपास होगा, आज वही डॉलर 96 रुपए 86 पैसे पार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमने उधार लिया है उसके ऊपर एक तो मूल्य बढ़ गया क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट के कारण फर्क पड़ गया और ब्याज बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें इस समय भारत के ऊपर अगर मार्च का हिसाब देखें तो 762 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है, जिसमें 55% अगर हम ये देखें तो करीब 425 बिलियन डॉलर के आसपास जो डॉलर डिनोमिनेशन में है। अगर आप उस डॉलर डिनोमिनेशन की बात करते हैं, अगर ये 33 लाख करोड़ रुपए के आसपास था जब भारत का रुपया 80 था, तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये करीब 41 लाख करोड़ रुपए हो गए। मतलब 33 से 41 9 लाख करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने डॉलर में उधार लिया था और हम अभी चुका नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि 9 लाख करोड़ रुपए अगर हम देखें तो भारत का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है, अगर हम उसमें डिवैल्यूएशन को जोड़ दें तो हमारी हालत ये हो जाती है कि 9 लाख करोड़ ये और 15 लाख करोड़ रुपए अगर हम देखें तो जो हम ब्याज दे रहे हैं, तो कुल मिला के हमारा जितना टैक्स कलेक्शन होता है वो सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार को मैनेज करने में ही निकल जाएगा। ये एक चिंता की बात है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं अब जीडीपी की, तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था अगर आपने देखा हो तो, कि प्रधानमंत्री जी को जीडीपी नंबर की चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिलाना पड़ रहा है। एवरेज इनकम यहाँ पे 2 लाख के आसपास है, तो जीडीपी से भारत की अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर पर कैपिटा इनकम पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है इससे आम आदमी की जिंदगी बदलेगी और साथ ही सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस एड्रेस होंगे और बाई प्रोडक्ट होगा कि जीडीपी अपने आप बढ़ने लगेगा। इसीलिए जो जीडीपी का सवाल है उसका एक सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल ये बनता है कि इज इंडिया ग्रोइंग और आर ऑर्डिनरी इंडियंस एक्चुअली बिकमिंग इकोनॉमिकली बेटर ऑफ। क्योंकि जीडीपी तो आप भारत के उद्योगपतियों की भी अगर इनकम बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ जाता है, लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले कई सालों से हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। उस फ्री राशन की संख्या में कमी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि आर्थिक स्थिति का फायदा आम आदमी को नहीं मिल रहा है, तो जीडीपी का नंबर आम आदमी के लिए मीनिंगलेस है। इस बात को हमें समझना चाहिए। इसके अलावा जो इस समय सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है वो है एस्पिरेशन गैप। हमने देखा जो अभी जंतर मंतर पे यूथ आंदोलन हुआ, यूथ इस समय देख रहा है कि उनको रोजगार के साधन क्या मिल रहे हैं, इकोनॉमी में क्या सुधार हो रहा है, क्योंकि वो एजुकेटेड यूथ है। वो चाय नहीं बेचेगा, वो समोसा नहीं बनाएगा, वो पकोड़े नहीं तलेगा, उसको चाहिए रिस्पेक्टेबल जॉब। इसका मतलब हाई क्वालिटी जॉब, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल एजुकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। उसकी एस्पिरेशन आकांक्षा ये है। तो क्या भारत सरकार इन उम्मीदों पर खरी उतरेगी? और अगर नहीं तो यूथ का असंतोष एक पॉलिटिकल चैलेंज बन जाएगा। इसको भी हमें समझना होगा। और जो यूथ है उसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो मिडिल क्लास है और वो इस समय सरकार के लिए एक इम्पॉर्टेंट वोट बैंक भी है। ऐसी स्थिति में अगर हम ये देखें
कि अगर मान लीजिए रुपया इसी तरह से गिरता रहा, और जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर खाड़ी की स्थिति और बिगड़ती है और हमारा एक्सपोर्ट सफर करता है, इंपोर्ट महंगा होता है, तो जो अभी हम 96-97 के आसपास जो हमारी एक्सचेंज चल रही है वो 100 पहुंचने में देर नहीं लगेगी। मतलब और महंगाई होगी, एजुकेशन कॉस्ट भी महंगा होगा, हेल्थ केयर महंगा होगा, हाउसिंग महंगा होगा, टैक्स का लोड बढ़ेगा, ओवरऑल स्टेगनेंट रियल परचेजिंग पावर। मतलब खर्चे सब बढ़ रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही। ये एक पॉलिटिकल चुनौती बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब पूरा फोकस मोदी जी को करना होगा कि हाउ टू कन्वर्ट ग्रोथ इनटू जॉब्स। सिर्फ ये कह के कि ग्रोथ हो रही है और जीडीपी बढ़ रहा है, आम आदमी को उससे कोई लेना देना। वो एक नोशनल सेटिस्फैक्शन सरकार के लिए हो सकता है, लेकिन आम आदमी को चाहिए जॉब, और जॉब ही हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रायोरिटी है, चाहे वो सत्ता में हो या आप विपक्ष में हो, चाहे आप केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में। अगर इन बातों पे हमने ध्यान नहीं दिया तो चुनौतियां काफी गंभीर हो जाएंगी। और उसके लिए मेरा ये मानना है, अगर सुझाव की मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें जो फोकस करना चाहिए वो है मैन्युफैक्चरिंग। हम लोगों ने एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस की तरफ हम चले गए, इसीलिए ग्रोथ तो हुई लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हुआ। और जॉब क्रिएशन तभी होगा जब हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे, और खासकर एमएसएमई। और एमएसएमई अगर एक्सपोर्ट्स करती हैं तो जो उनकी ओवरऑल इनकम प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या फूड इंडस्ट्री की हम बात करें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, स्टील, काफी सेक्टर्स को सपोर्ट करती है, लॉजिस्टिक्स, सर्विसेज, और अब हम बात कर रहे हैं एआई प्लस डिजिटल इकोनॉमी की। तो ओवरऑल हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, और ये सब इसलिए जरूरी है साथ में लेके कि एक तो जो जेनजी का एस्पिरेशन है हम उसको मीट कर सकें, और दूसरे जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं हम उनको एड्रेस कर सकें। तो ओवरऑल मेरा असेसमेंट ये है दोस्तों, मेरा ये कहना है कि सरकार को जो फोकस करना है, जो पैरामीटर है सक्सेस के, वो जीडीपी नहीं हो सकते, वो है रियल इनकम ग्रोथ, पर कैपिटा कितनी हुई, क्वालिटी जॉब्स कितने हुए, यूथ एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा क्या है, रुपी स्टेबल हुआ या नहीं हुआ क्योंकि लगातार गिर रहा है, फूड एंड फ्यूल अफोर्डेबिलिटी, अगर रुपया गिरा ये भी मुश्किल होगा, हेल्थ केयर कॉस्ट एज ए शेयर ऑफ हाउस होल्ड इनकम, ये भी बढ़ेगी रुपया गिरने से, क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल में मशीनें हैं वो इम्पोर्टेड हैं, जितने केमिकल्स और स्पेयर्स हैं वो इम्पोर्टेड हैं, और जितनी दवाइयां हैं उसमें 60% जो केमिकल है वो इम्पोर्टेड है। फिर एजुकेशनल कॉस्ट, जब ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ता है। एमएसएमई अगर सरवाइव नहीं किया और ग्रो नहीं किया तो जॉब क्रिएशन नहीं होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अगर जॉब क्रिएशन नहीं हुआ, इनकम नहीं बढ़ी लोगों की, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे, और ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 100% एक्सपोर्ट यूनिट हमेशा रिस्की रहते हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट को ग्रो करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरा निवेदन है मोदी जी से कि अभी आपके लिए कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क नहीं है, इसीलिए ये वक्त है कि आप पूरा फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ में करिए, ताकि आम आदमी को लगे कि उसकी जिंदगी में सुधार हो रहा है। क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई फिर ये पॉलिटिकल क्राइसिस बन जाएगा। इसीलिए मेरा ये कहना है कि मोदी जी के सामने इस समय 5 बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं, उस पर अगर फोकस करेंगे तो जो भी पॉलिटिकल प्रेशर है वो धीरे धीरे खत्म होंगे, और आने वाले चुनाव में इसका फायदा भी मिल सकता है। जब जनता को दिखेगा सुधार है, जॉब क्रिएशन होगा, इन्वेस्टमेंट्स आएगा, जब एक फ्लाईव्हील जिसको कहा जाता है, एक इकोनॉमिक सर्कल एफिशिएंटली मूव करना शुरू करेगा, तो बहुत सारी जो पॉलिटिकल चुनौतियां हैं वो अपने आप एड्रेस होने लग जाती। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोदी जी अब अगले 3 साल पूरा फोकस आर्थिक चुनौतियों को एड्रेस करने में करेंगे, या अभी भी उनका फोकस पॉलिटिकल ही रहेगा? और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी को उठाना पड़ेगा या नहीं? जो भी आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी शेयर करिए।
फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदना।